गंगा सवेरा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कौशल सेठ। महाराष्ट्र से आए प्रवासी मजदूरों पर राजनीति गर्म है। अब इस विवाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे भी कूद पड़े हैं। राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से एक अपील भी की। मनसे प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए जिसमें उनकी तस्वीर भी हो। दरअसल पूरा मामला अन्य राज्यों से यूपी के लौटे किसानों पर यूपी सरकार की नई कार्य योजना के ऐलान से जुड़ा है। यूपी सरकार ने अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब यूपी से मजदूरों को वापस बुलाने के लिए अन्य राज्यों को इजाजत लेनी पड़ेगी। जिसके बाद महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना ने यूपी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे तानाशाही बताया, जिस पर यूपी सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में काम कर रहे यूपी के मजदूरों के साथ छलावा हो रहा है। तो प्रवासी मजदूरों पर सियासत जारी है। अब इस मामले में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी कूद गए हैं और उन्होंने कहा है कि बिना अनुमति उन्होंने शिवसेना से ये अपील की है कि जो भी प्रवासी आए उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। पुलिस स्टेशन में फोटो के साथ उन मजदूरों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं आपको। सीएम योगी ने जहां कहा अब यूपी के कामगार बाहर नहीं जाएंगे, तो महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा अब महाराष्ट्र आने की इजाजत लेनी होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाकी राज्यों को अब मंजूरी लेनी होगी अगर उन्हें यूपी से किसी मजदूर को बुलाना है। तो राज ठाकरे ने उसमें कहा है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार की और पुलिस की परमिशन लेनी होगी ऐसे मजदूरों को जो महाराष्ट्र आना चाहते हैं। तो बिना मंजूरी के यूपी के मजदूरों से काम नहीं करा सकते हैं, यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही है। तो राज ठाकरे ने कहा है कि योगी ध्यान रखे बिना मंजूरी के वो मजदूर यहां आ भी नहीं सकते हैं। तो लगातार प्रवासी मजदूरों पर सियासत जारी है। बयानों को हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बिना मंजूरी के सीएम योगी ने साफ कहा है कि बिना मंजूरी के यूपी के मजदूरों से अब कोई भी राज्य काम नहीं करा सकता है। यूपी के कामगार बाहर नहीं जाएंगे, उन्हें कोशिश की जा रही है अपने ही प्रदेश में काम दिलाने की। तो राज ठाकरे अब इस सियासत में कूद पड़े हैं। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता में बैठी पार्टी शिवसेना के नेताओं को शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। यूपी और बिहार के मजदूर महाराष्ट्र में भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। ईश्वर उनको सही शब्दों का चयन करने की शक्ति दे और उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, पिताजी की मृत्यु हुई उसके बावजूद 24 घंटे जो श्रमिक आ रहे हैं उनकी चिंता करना, लोगों को क्वारंटीन कराना, लोगों के उपचार करना, मेडिकल चेकअप कराना, इन सारे कामों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हो, उसके लिए हिटलर साइज शब्द मैं समझता हूँ कि अभिशाप है। और इससे उनको शब्दों के संयम रखना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि महाराष्ट्र को अपने राज्य में और अधिक सुधार की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के लोग कोई पराये नहीं है। महाराष्ट्र की आर्थिक संपदा को और अच्छी करने में उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन उनका दोयम दर्जे का व्यवहार वर्तमान सरकार कर रही है, ये उचित नहीं है। महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार में जो प्रवासी उत्तर भारतीय और बिहार के लोग हैं, भूखे प्यासे बगैर किसी सरकारी सहायता के बेचारे दर दर भटक रहे हैं। ट्रेन चलाना चाहिए उनको, तो सरकारों से आदान प्रदान करने चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, उनकी आर्थिक संसाधन की व्यवस्था करना चाहिए। जहां वो काम कर रहे थे उनको वेतन दिलाने की पहल सरकार को करनी चाहिए थी, महाराष्ट्र की नहीं कराया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं।
शैलेश, एक तरफ जिस तरह से यूपी सरकार ने काम किया प्रवासी श्रमिकों के लिए, अब उनको रोजगार भी मुहैया कराए जाने की कोशिश जारी है। इसलिए सीएम योगी ने कहा कि भाई अब राज्य से मजदूर दूसरे राज्य ना जाएं, और अब इस जो सियासत है मजदूरों को लेकर उसमें मनसे प्रमुख जो राज ठाकरे हैं वो भी कूद गए। उनका कहना है कि थानों में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। जो यूपी से प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं वो भाई मजदूर हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, वो मजदूर हैं जिन्होंने अपना महाराष्ट्र में खून पसीना लगाया है। क्या कहना है आपका? कौशल, देखिए दो चीज़ें हैं इसमें कि सबसे पहले तो हम ये बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर पैरेलल उसके अगर हम देखें तो प्रवासियों को लेकर राजनीति भी लगातार जारी है। अब अगर हम बात करते हैं तो राज ठाकरे का जो बयान है, राज ठाकरे ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार अब अगर कोई भी वर्कर दूसरे स्टेट में जाता है तो पहले उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बयान है जो राज ठाकरे ने हवाला दिया उस पत्र में, जिसमें ये कहा बाद में उन्होंने कि अगर ऐसी स्थिति है तो फिर महाराष्ट्र में अगर कोई माइग्रेंट आता है, कोई मजदूर आता है तो या वर्कर आता है तो उसको भी पहले वहाँ पर पुलिस स्टेशन के पास अपना पूरा डेटा देना होगा, वहाँ पर अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, अपना आईडी प्रूफ जमा करना होगा और कहाँ काम करेगा, कैसे करेगा, ये सब बताना होगा। तो देखिए निश्चित रूप से इसे दो तरह से देख सकते हैं। इसका राजनीतिक पहलू भी है जिस तरह से सियासत गरमाई है, और दूसरा एक पहलू ये भी इसका है कहीं ना कहीं कि अगर जो व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हर जगह एक ये व्यवस्था लागू रहती है कि अगर हमारे घर में भी कोई कर्मचारी आता है तो हमें लोकल पुलिस स्टेशन में उसका रिकॉर्ड दर्ज कराना होता है, वहाँ पर जानकारी देनी होती है कि हमारे यहाँ ये कर्मचारी काम करता है। उसी चीज़ को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार जो है उसने दिया है। महाराष्ट्र सरकार नहीं, माफ़ कीजिएगा, राज ठाकरे ने जो हवाला दिया है इसी चीज़ों को लेते हुए उन्होंने सरकार से अपील की है कि कोई भी वर्कर अगर आता है तो उसकी पूरी एंट्री दर्ज की जाए, उनकी आईडी ली जाए, क्यों आ रहे हैं जाना जाए, नाम पता हर चीज़ नोट की जाए। बहरहाल वजह जो भी हो, सियासी भी है और दूसरे टेक्निकल इश्यूज भी हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा होगा वो सबसे ज्यादा इन्हीं मजदूरों को चुकाना पड़ेगा। वजह कि पहले ये लोग जितना फ्रीडम के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाया करते थे और वहां पर आराम से काम पहले नहीं होता था, वहां जाने के बाद काम ढूंढते थे, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम हो, चाहे वो रिक्शा चलाने से जुड़ा काम हो या बाकी जो भी उनके अलग अलग काम हुआ करते थे। और उसके बाद वहां पर वो धीरे धीरे सेटल होते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और उसी की देन है, इन्हीं मजदूरों की देन है जो ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें वहां पर बनी हुई है। लेकिन अगर इस तरह की राजनीतिक बातें होंगी इन्हीं मजदूरों को लेकर तो निश्चित रूप से जो मजदूर हैं उनके लिए अन्य राज्यों में काम के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा, और उनके लिए अगर काम के लिए जाना मुश्किल होगा तो इसका नुकसान मजदूर को भी होगा, अन्य राज्यों को भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास जो पूंजी है वो हम कह सकते हैं ये मानव संपदा, जो ये मैन पावर है, ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पूंजी है। चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो मजदूर है वो जाता है, वहाँ पर आलीशान बिल्डिंग्स बनवाता है, बिल्डिंग्स बनाने के साथ वहाँ पर कई और तरह के रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं इनको लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, एक दूसरी की सरकार पर आरोप लगाना कि वहाँ पर सुविधा नहीं मिली, यहाँ मिली या यहाँ नहीं मिल रही थी, हम उन्हें बेहतर सुविधा दे रहे थे, बिल्कुल। हम तो उन्हें खाना दे लगातार रहे थे। प्रवासी तो श्रमिकों एक पर दूसरे के सियासत ऊपर जारी है। आरोप बहुत लगाने के शुक्रिया चक्कर में आपका शैलेश, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने अब अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में करेक्शन का मौका दिया है। एबीपी गंगा ने पहले ही दर्शकों को यह खबर दी थी कि बेसिक शिक्षा परिषद अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका देगी। आपको बता दें कि परीक्षा में पास होने के बाद भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के समय दिए गए मोबाइल नंबर में परिवर्तन के चलते अभ्यर्थियों को ओटीपी नहीं मिल पा रहा था। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। परिषद के मुताबिक करीब 6 से 7 हजार ऐसे अभ्यर्थी थे जो मोबाइल नंबर की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तो एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। बेसिक शिक्षा परिषद ने फोन नंबरों में करेक्शन का मौका दिया है अभ्यर्थियों को। अब
फ़ोन नंबर जो हैं अभ्यर्थियों के उसमें करेक्शन हो सकता है। 26 मई रात 12 बजे तक वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था और अब इस खबर पे मुहर लग गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से जिन अभ्यर्थियों के फ़ोन नंबर बदल गए थे, उस बदलने के कारण अंतिम आवेदन करने के लिए ओटीपी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे बहुत अभ्यर्थी परेशान थे, लगातार हमको भी मैसेज कर रहे थे, हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसदों, विधायकों के पास जा रहे थे। उन सब की मांग को देखते हुए इस संशोधन को स्वीकार कर लिया गया है। अब कल ऐसे अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकते हैं अपने नए फ़ोन नंबर के साथ। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही एक अभ्यर्थी हैं राधा यादव, उनसे भी जानेंगे कि उन्हें अब इस फैसले से किस तरह का महसूस हो रहा है। पहले शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था और अब इस खबर पर मुहर लग गई है। बिल्कुल निश्चित रूप से कौशल, हजारों अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मुद्दा था ये, और अभ्यर्थी परेशान थे और परेशानी वाजिब भी है कि हम परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, इसका मतलब हम योग्य हैं, लेकिन सिर्फ एक मोबाइल नंबर की वजह से वो योग्यता किनारे हो जाती है कहीं ना कहीं, और उस भर्ती के लिए आवेदन अधर में रह जाता है, बीच में रुक जाता है, जिसके लिए वो योग्यता थी। तो इसी बात को लेकर अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका दिया जाए, और अभ्यर्थियों ने इसे लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना भी दिया था अभी हाल ही में। अभ्यर्थियों की मांग देखिए जायज़ थी, यही वजह है कि विभाग को भी फैसला लेना पड़ा इस पर। लेकिन देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो फैसला पहले ही आसानी से लिया जा सकता था, उसमें इतनी लेट लतीफ़ी करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों बिना वजह ही अभ्यर्थियों को परेशान किया जाता है? क्यों उन्हें मौका दिया जाता है कि लॉकडाउन में भी उन्हें अपने घर से निकलना पड़े, धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति उत्पन्न हो? ये चीज़ तो पहले ही की जा सकती थी। जिस दिन आवेदन शुरू हुए थे उसी दिन इस चीज़ को किया जा सकता था। ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना, और ये बेसिक शिक्षा विभाग के साथ पहली बार नहीं है। देखिए अभ्यर्थियों के लिए राहत है, अच्छा फैसला है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यही उठता है कि ये सही फैसले लेने में आखिर इतनी देरी क्यों? अधिकारी जो हैं क्या वो पहले नहीं समझ पाते इन चीज़ों को कि अगर मोबाइल नंबर बदल जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी इस चीज़ को किया जा चुका है। बहरहाल जो भी है, भले देर से हुआ, लेकिन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, और अब वो अपने मोबाइल नंबर में संशोधन कर सकते हैं। अगर किसी का कोई नंबर बंद हो चुका है तो वो नए नंबर से अपने लॉगिन करेंगे, और उसके बाद उनके पास अभ्यर्थी है राधा यादव, उनसे जान लेते हैं कि जी राधा यादव से जान लेते हैं कि अब ये जो फैसला है इससे उन्हें कितनी राहत मिली है। जी राधा बताइए, जिस तरह से ये मोबाइल नंबर करेक्शन का मौका मिला है आप लोगों को, तो कितना राहत मान रही हैं आप इसे अपने लिए? सर ये बहुत हमारे लिए, मेरे जैसे सर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जैसे सर ने बताया 7,000 ऐसे मौका नहीं मिल रहा था वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। अब हालांकि 23 तारीख से सब लोग हम सबसे भाग रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, हमारा मोबाइल बंद हो चुका है सर, और ये भर्ती होने में कम से कम 1.5 साल के बाद ये रिजल्ट आया सर। तो कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर डर था कि क्या पता हम काउंसलिंग में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे कि नहीं, हम अपना फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। लगातार ये सर डर था, और लॉकडाउन की वजह से सर हमारा नंबर भी नहीं चेंज हो पा रहा था। बहुत मुश्किलें आई इस बीच में, बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन उसके बावजूद सर अब लग रहा है तकनीकी खामी है। तो एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लग गई है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राधा आपका भी। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज से गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है। सिर्फ कोरोना योद्धाओं को ही एंट्री मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है। सिर्फ कोरोना योद्धाओं को एंट्री मिलेगी। आईडी कार्ड दिखाकर बॉर्डर जा सकेंगे कोरोना योद्धा। तो गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आईडी कार्ड दिखाकर बॉर्डर पर जा सकेंगे ये कोरोना योद्धा। सिर्फ कोरोना योद्धाओं को ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर 24 मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। हर रोज सुबह 9 बजे से ये बॉर्डर सील होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर सील होगा। हर रोज 9 बजे से, सुबह 9 बजे से ये बॉर्डर सील होगा। सिर्फ कोरोना योद्धाओं को एंट्री मिलेगी। वो
सर्विसेज जो इस कोरोना काल में सेवाएं दे रही हैं लोगों को, सिर्फ वही उन्हें ही एंट्री मिलेगी, उन्हें भी अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर 24 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हर रोज सुबह 9 बजे से ये बॉर्डर सील होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर सील हो गया। विपिन संवाददाता हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, एक बार फिर दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया गया है, क्या इसके पीछे की मंशा है? अपडेट बताइए। जी देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित मरीज सामने जी किया गया था कि 22 से लागू हुआ था। 22 मई को इस आदेश को वापस ले लिया गया था। 23 मई को जो कतारें लगी थी, वाहनों की जो जाम लगा था, जो योजना ने सबसे पहले दिखाया था, उसके बाद शासन ने फिर ये निर्णय दिया है कि कोरोना संक्रमित मरीज जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर बॉर्डर सील कर दिया जाए। अब सिर्फ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, मीडिया कर्मी अपने आई कार्ड दिखाकर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे दूध, फल, सब्जी, उन पर कोई रोक नहीं रहेगी। और अगर किसी को अति आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना है या दिल्ली से गाजियाबाद आना है तो उसके पास प्रशासन का एक वैलिड पास होना चाहिए। उसी के बाद वो गाजियाबाद से दिल्ली या दिल्ली से गाजियाबाद जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर एक बार फिर सील कर दिया गया है। हर रोज सुबह 9 बजे ये बॉर्डर सील होगा। आज से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया गया है। सिर्फ कोरोना योद्धाओं को ही बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन होगी, वो भी आईडी कार्ड दिखाना होगा। के बाद आज दिल्ली यूपी बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि शायद यही कारण है कि 9 बजे के बाद जो आदेश है सील का, लोग जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं। वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जाम की स्थिति है। हालांकि चक्का जाम नहीं है, पहिए चल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जाम की स्थिति यहाँ बनी हुई है। कल जो गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से जारी हुई थी एडवाइजरी, उसके मुताबिक बहुत ज़रूरी आवश्यक वस्तु जो सामान है वो जा सकते हैं, पुलिस के लोग जा सकते हैं, मीडिया के लोग जा सकते हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जा सकता है। अपने आई कार्ड दिखा के ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में उप सचिव या उससे बड़े अधिकारी जा सकते हैं। बाकी जो 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं उनको अपने विभाग से सक्षम पास दिखाना होगा, उसके बाद जा सकते हैं। आम आदमियों को भी इसमें छूट है, लेकिन शर्त यह है कि उनके पास जिला प्रशासन का वैधिक पास होना आवश्यक है। ये मामला गाजियाबाद प्रशासन ने इस वजह से लिया है क्योंकि गाजियाबाद में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी गंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं बड़ी खबर का। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां नशेड़ी पिता हत्यारा बना है। गोरखपुर में नशेड़ी पिता बना है हत्यारा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बेटियों की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है। बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक नशेड़ी पिता हत्यारा बन गया, 2 बेटियों की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक नशेड़ी पिता हत्यारा बन गया। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बेटियों की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, कानपुर देहात से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां टोल प्लाजा पर दबंगई देखी गई है। कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोल पर दबंगई देखी गई है। सरकारी डॉक्टर ने टोल पर दबंगई दिखाई है। टोल कर्मियों ने डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है। अकबरपुर के 12 टोल प्लाजा की यह घटना है, जहां ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले जो एक टोल कर्मी से ये डॉक्टर उलझता हुआ दिखाई दे रहा है और अब इस डॉक्टर के खिलाफ टोल कर्मचारियों ने तहरीर दी है। कानपुर देहात में ये दबंगई, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये डॉक्टर है पेशे से ये शख्स, लेकिन टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी से किस तरह दबंगई दिखा रहा है। सरकारी डॉक्टर ने
टोल प्लाजा पर दबंगई दिखाई है और अब टोल कर्मियों ने डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है। ये पिस्टल निकाल के दिखा रहा है टोल कर्मचारी को। तस्वीरें आप देखिए सबसे पहले एबीपी गंगा पर। कानपुर देहात में ये मामला सामने आया है। अकबरपुर रोड के 12 टोल प्लाजा की ये घटना है। टोल पर दबंगई दिखाई है एक सरकारी डॉक्टर ने। अब टोल कर्मियों ने इस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पेशे से ये शख्स एक सरकारी डॉक्टर है और इसने टोल प्लाजा पर तैनात इस कर्मचारी को पिस्टल दिखाई है। कहा सुनी में ये बार बार पिस्टल निकाल रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। और अब टोल कर्मचारियों ने इसके खिलाफ तहरीर दी है। ये तस्वीरें देखिए, पिस्टल निकाल रहा है कमर में लगी हुई बार बार। ये सरकारी डॉक्टर हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां 7 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बिजनौर में 4, शामली में 2 और सहारनपुर में 1 केस सामने आया है। तो 7 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बिजनौर में 4, शामली में 2 और सहारनपुर में 1 केस सामने आया है। महाराष्ट्र और गुजरात से यूपी लौटे ये श्रमिक कोरोना संक्रमित निकले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 प्रवासी श्रमिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिजनौर में 4, शामली में 2 और सहारनपुर में 1 केस सामने आया है। महाराष्ट्र और गुजरात से ये श्रमिक यूपी लौटे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। बिजनौर में 4, शामली में 2 और सहारनपुर में 1 श्रमिक प्रवासी श्रमिक कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये वो प्रवासी श्रमिक हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात से यूपी लौटे हैं। 7 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिजनौर में 4, शामली में 2 और सहारनपुर में 1 केस सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वो प्रवासी श्रमिक हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात से यूपी लौटे हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पानी की लूट मच गई। यहां यात्रियों ने जैसे ही पानी की बोतलों को देखा तो वहां उन बोतलों को लूटने की होड़ मच गई। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज रेलवे जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर पहुंची थी। यहाँ इन यात्रियों को ये पानी की बोतलें दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही पानी की बोतलों की लूट मच गई। हालांकि इस बीच पानी सप्लायरों की तरफ से यात्रियों पर हमला कर दिया गया। इस दौरान वहां रेलवे पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। आरपीएफ ने घटना की तस्दीक करते हुए इस मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं। तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 की, जहां पानी की लूट मच गई। इस ट्रेन में ये पानी सप्लाई किया जाना था, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। श्रमिकों ने खुद ही पानी की बोतलों को लूट लिया और इसके बाद जो पानी सप्लायर थे उन्होंने श्रमिकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरपीएफ यहाँ कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आई और अभी तक इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए किस तरह से इन प्रवासी श्रमिकों पर लाठी भांजी जा रही है। तो पानी के बदले मार मिली है प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर। पहले प्रवासी श्रमिकों ने पानी से भरी इन बोतलों को लूट लिया और इसके बाद पानी सप्लायरों ने उन्हें लाठी डंडों से पीटा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।